So welcome back students to my YouTube channel Study Together with Nikita। कल हम लोगों ने देख लिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन देख लिया, फाइनेंस देख लिया, उसकी इंपॉर्टेंस देख ली। अब हम बात करेंगे सेकंड फाइनेंशियल डिसीजन, दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। क्लियर? फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन तो बच्चों वो डिसीजन होता है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेती है रिलेटेड टू कि कैसे हमें फंड्स को रेज करना है, ठीक है, कौन से हमें सोर्सेज को सेलेक्ट करना है। ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता है, एक स्ट्रैटेजिक चॉइस होती है जो कंपनी बनाती है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बनाती है रिलेटेड कि कौन से ऐसे सोर्स को सेलेक्ट करें जो ऑप्टिमली कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और रिस्क इफेक्टिव भी हो, ठीक है। सो बात कर लेते हैं, इट्स अ चॉइस हाउ टू रेज फंड्स फॉर ऑपरेशंस, एक्टिविटीज रन करने के लिए, ठीक है, कोई भी न्यू एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए, एक्सपेंशन खरीदने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए बिजनेस का, फॉर ऑपरेशंस एंड ग्रोथ। जब ऑपरेशंस अच्छी तरह होंगी, एक्टिविटीज अच्छी तरह होंगी बिजनेस की, तो ऑब्वियसली उसका सर्वाइवल भी होगा, उसका प्रॉफिट भी अर्न होगा बिजनेस का, एंड देन ग्रोथ भी होगी, ठीक है। ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक चॉइस है, इसमें एक माइंडफुल डिसीजन लिया जाता है, सारी चीज़ों को, टूल्स, सारी टेक्निक्स को एनालाइज में रखता है मैनेजमेंट जब ये डिसीजन मेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इट इज अ बैलेंसिंग ऑफ सोर्सेज लाइक डेट एंड इक्विटी। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब हम बिजनेस फाइनेंस चैप्टर में देख रहे थे कि काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं फंड्स को रेज करने के, जैसे कि इंटरनल सोर्स भी होता है हमारा, एक्सटर्नल भी होता है, ऑनर फंड्स, बोरोड फंड्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड भी होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी सोर्स होते हैं, मीडियम टर्म के लिए भी, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी। क्लियर? तो इसमें क्या होता है, इस डिसीजन में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो एक बैलेंस बना के चलता है कि कौन से सोर्सेज से हमें फंड्स रेज करने हैं, थ्रू डेट करने हैं या फिर थ्रू इक्विटी करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योरिंग द राइट अमाउंट ऑफ मनी एट राइट टाइम। जब हमें शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड है, ये नहीं है कि शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड है तो हमने लॉन्ग टर्म फंड्स उठा लिया, रेज कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हमें लॉन्ग टर्म फंड्स की नीड है, ठीक है, कोई मशीनरी खरीदनी है, कोई प्लांट खरीदना है, तो ऐसा तो नहीं है कि शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करके वो हमारा जो मनी है, जो मटेरियल है वो हम बाय कर लेंगे, या फिर जो फर्नीचर है वो बाय कर लेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमें प्रॉपर एक लार्ज अमाउंट चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्स पे ही हम डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है उसका ये भी डिसीजन लेती है, इसमें फाइनेंसिंग डिसीजन है कि जो राइट अमाउंट रेज करे, राइट अमाउंट, मान लीजिए अगर हम प्लांट खरीदना है तो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी रेज करे थ्रू एट राइट टाइम, सही टाइम पे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, दो सोर्सेस हमने देख लिए, डेट और इक्विटी। ये तो हमारा हो गया बोरोड फंड, ये हो गया हमारा ऑनर्स फंड में। तो काफी सारे बेसिस को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन बनाती है कि फ्रॉम विच सोर्स इज टू बी सिलेक्टेड। जैसे कि अगर हम बात कर ले इंटरेस्ट पेड की, इंटरेस्ट पेड जब भी हम डेट सोर्स से रेज करते हैं मनी, तो हमें इंटरेस्ट देना ही पड़ता है ना, चाहे लोन्स का हो चाहे डिबेंचर्स का हो, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना ही पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक बर्डन है, ठीक है, एक मतलब एक बर्डन के साथ चलता है कि हमारे मतलब प्रॉफिट्स हो ना हो, मतलब कुछ भी हो ना हो, हमें जो पर्टिकुलर अमाउंट इंटरेस्ट की है वो पे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाता है, जो जैसे बोरोड फंड्स में हमारे जो एसेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन वो चार्ज कर लिए जाते हैं, ठीक है, जिनसे हमने फंड्स लिए हैं वो हमारे एसेट्स को चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अगर हम बात करें इक्विटी फंड्स में, इक्विटी सोर्स में, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि इंटरेस्ट पे करना है या फिर एक बर्डन है ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक तरह से जब भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट्स हो, ठीक है, अर्निंग्स हो रही हो, तब उस टाइम पे हम शेयर होल्डर्स को इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं डिविडेंड, इसमें कोई बर्डन नहीं होता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, मूविंग ऑन, कमिटमेंट्स। अगर हमने कोई भी बाहर से सोर्स ऑफ फंड रेज किया है, डेट सोर्स से, ठीक है, थ्रू लोन्स, थ्रू डिबेंचर्स और एनी अदर लॉन्ग टर्म लोन, उसमें क्या होगा, उस केस में क्या होगा, हमारा जो पर्टिकुलर अमाउंट है उसको हमें फुलफिल करना ही पड़ेगा, मतलब उसको रिटर्न करना ही पड़ेगा,
कोई भी सर्कमस्टांसेस है, चाहे लॉस में भी कंपनी जा रही हो, फिर भी हमें उस पर्टिकुलर अमाउंट को देना ही पड़ेगा, ठीक है, बोरोवर्स को। अगर हम बात करें इक्विटी में, इक्विटी शेयर्स में, तो इसमें कोई कमिटमेंट नहीं होता कि हमने कोई कमिटमेंट बना दिया कि हमें पर्टिकुलर अमाउंट पे करनी है या फिर मतलब इस टाइम पे हमें उनका पूरा अमाउंट देना है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर? तो अब हम बात कर लेंगे नेक्स्ट, टैक्स डिडक्टिबिलिटी। जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उस टाइम पे जब हम ये डिसीजन बनाएंगे कि कौन से जिन दोनों सोर्सेज में से हमारा जो टैक्स है वो डिडक्टेबल हो जाएगा, तो वो हमारा सोर्स है डेट सोर्स। डेट सोर्स से हम ये शो करके कि हमने एक्चुअल में क्या है, हमने बोरो किए हुए हैं फंड्स, ऐसा कुछ मतलब प्रॉफिट्स वगैरह ऐसा कुछ हो नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, ये डेट सोर्स हमारा टैक्स डिडक्टेबल है। क्लियर? इक्विटी सोर्स आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल। आफ्टर टैक्स डिडक्टिबिलिटी, डेट और इक्विटी इज इक्वल्स टू जुडिशियस मिक्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को दोनों सोर्सेज पे देखना चाहिए कि डेट सोर्सेज में कौन सा चीपेस्ट सोर्स है, कौन सा लेस रिस्कियर है, ठीक है। एज ए सेम इक्विटी में देखना चाहिए। क्लियर? वो दोनों सोर्सेज को देखेगा और उस बेसिस पर उसको जुडिशियली ऑप्टिमली डिसीजन ले कि कौन से सोर्सेज से हमें फंड्स को रेज करना है। नाउ अब हम बात कर लेंगे सेकंड टॉपिक की, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस। ठीक है, कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमारा फाइनेंसिंग डिसीजंस को लेने में इफेक्ट करते हैं। क्लियर? कौन से फैक्टर्स हैं जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सोच के चलती है एट द टाइम ऑफ रेजिंग ऑफ फंड्स। क्लियर? फर्स्ट हमारा फैक्टर है कॉस्ट। देखो, जब भी हम सोर्स की बात करेंगे फॉर रेजिंग ऑफ फंड, हम वो वाला सोर्स सेलेक्ट करेंगे जो चीपेस्ट हो, जो कॉस्ट इफेक्टिव हो। क्लियर? हम एक्सपेंस सोर्स क्यों ही सेलेक्ट करेगी ऑर्गेनाइजेशन, इधर फ्रॉम बोरोड फंड और इधर फ्रॉम ऑनर्स फंड। नेक्स्ट इज कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। देखो, जब भी हम डेट फाइनेंसिंग के लिए जाते हैं या फिर जब भी हम बोरोड करते हैं फंड्स को, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमें पैसा दे रही है, पैसे दे रही है हमें, जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक्स, वो हमारी कैश फ्लो पोजीशन देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन की, कि कैश फ्लो पोजीशन क्या ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी है या नहीं, कि क्या ऑर्गेनाइजेशन इतने वर्दीनेस है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो जो बैंक्स का लोन है वो पे कर सके, क्या डिबेंचर्स को पे कर सके। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर उसी केस पे हमारी डेट फाइनेंसिंग स्ट्रांग होगी, उसी केस पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बोरोड फंड्स मिल पाएंगे जब हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छी होगी। क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन की कैश फ्लो ऑफ द कंपनी मेक्स इट मोर वायबल सोर्स बना देती है डेट फाइनेंसिंग को। उस टाइम पे हमारा डेट फाइनेंसिंग के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रिस्क। दोनों ही फैक्टर्स पे अगर हम बात करें रिस्क की, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसे फैक्टर को सेलेक्ट करेगी, ऐसे सोर्स को सेलेक्ट करेगी फाइनेंसिंग के लिए जो जिसमें कम से कम रिस्क इन्वॉल्व हो। ठीक है, जैसे कि हमने देख लिया कि ऑनर फंड में अगर हम बात करें इक्विटी शेयर्स में, उसमें कोई ऐसे पर्टिकुलर रिस्क नहीं है। ठीक है, उसमें कोई कमिटमेंट भी नहीं होता है कि हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। जब प्रॉफिट्स हो उस टाइम पे हमने डिविडेंड पे कर दिया। बट जैसे लोन्स हो गया या फिर हमारे डिबेंचर्स होल्डर्स हो गए, उन लोगों को हमें पे करना ही करना पड़ता है, तो उसमें मोस्टली फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होती है। क्लियर? रिस्क फैक्टर को भी देखते हुए चलेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। अच्छा, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट बेसिकली हमारी वो कॉस्ट होती है जो कंपनी पे करती है एट द टाइम ऑफ सोर्सिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। जब पब्लिक से पैसा उठाती है, पब्लिक के थ्रू रेज करती है फंड्स, उस टाइम पे जो एक्सपेंसेस कॉस्ट इंकर्ड होती है उसको बोलते हैं हम फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट जब ज़्यादा हो जाती है, जब एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो सोर्स क्या हो जाता है, लेस अट्रैक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सोचता है कि इतनी ज़्यादा तो इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट ही आ रही है, क्या ही करना है इस सोर्स को सेलेक्ट करके। क्लियर? नेक्स्ट इज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो गई? देखो, मान लीजिए हमारे जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हमारा बिजनेस है, तो जो बिल्डिंग का रेंट है, ठीक है, हमने रेंट पे ली है बिल्डिंग, वो हमें रेंट पे भी करना पड़ेगा,
हमारे कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको सैलरीज टाइमली पे भी करनी पड़ेगी। वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको वेजेस भी से पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब सारी चीज़ें फिक्स्ड है, मतलब हमें करनी ही करनी पड़ेगी। तो उस केस पे क्या होगा, इस केस पे हम लोग लॉन्ग टर्म डेट क्यों लेंगे, है ना। इस केस में तो हम लेस डेट फाइनेंसिंग भी करा सकते हैं। तो इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करानी है फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करानी है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंट्रोल कंसिडरेशन, ठीक है। अच्छा, हमने ये देखा था कि हमारे दो तरह के फंड थे, ऑनर और बोरोड, क्लियर। ऑनर फंड में क्या होता था कि हम शेयर होल्डर्स के थ्रू शेयर्स इशू करते थे, ठीक है, और उसके थ्रू हम फंड्स जनरेट करते थे, क्लियर। तो इसमें क्या होता है, मोस्टली जैसे अगर हम बैंक्स वगैरह के थ्रू लोन्स फंड रेज कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, बैंक्स वगैरह वालों का या फिर डिबेंचर्स होल्डर्स, उनका कोई भी मतलब मैनेजमेंट में राइट नहीं होता है कि आके अपने डिसीजंस को बताएं। बट अगर हम बात करें ना इक्विटी शेयर होल्डर्स की, तो यहाँ ये इक्विटी शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के ऑनर्स माने जाते हैं। इनके पास पूरा पूरा राइट होता है वोटिंग करने का भी, ठीक है। ये एक तरह से कभी भी जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह कभी भी कुछ भी चीज़ें है उनको देख सकते हैं, क्लियर। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स को इशू करेंगे, उससे क्या होगा, जो डाइल्यूट होगा, जो मैनेजमेंट का कंट्रोल होगा, वो अपना मैनेजमेंट कंट्रोल खो देगी कि सारा जो सारा बार बार मतलब रिकंसीडर कर रही है, बार बार रीवॉच कर रही है, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर रीवॉच कर रहे हैं सारी एक्टिविटीज़ में, तो उसमें क्या होगा, डाइल्यूट होगा मैनेजमेंट का कंट्रोल, ठीक है। वर्किंग प्रॉपरली काम नहीं हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि ज़्यादा भी इक्विटी शेयर्स नहीं इशू करनी चाहिए। दो सारे जो भी फैक्टर्स हैं उनको दिमाग में लेते हुए तब डिसीजन लेगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कैसे सोर्सेस को रेज करे फंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। डिविडेंड डिसीजन हमारा थर्ड फाइनेंशियल डिसीजन होता है। इसमें क्या होता है, ये वो डिसीजन होता है जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगी कि जो भी प्रॉफिट्स हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी प्रॉफिट्स अर्निंग्स, ठीक है, हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, उस प्रॉफिट्स का क्या करें। उस प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें शेयर होल्डर्स में, या फिर उस प्रॉफिट्स को एज रिटेन्ड अर्निंग हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में री इन्वेस्ट कर लें, ठीक है। अच्छा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्रॉफिट्स बिल्कुल ही ना अर्न हो। दोनों सिचुएशन होंगी, या तो प्रॉफिट्स भी अर्न होंगे या फिर लॉसेस भी होगा। तो जब प्रॉफिट्स अर्न होता है उस केस में, उस सिचुएशन में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपना डिसीजन कैसे बनाती है, ठीक है, डिस्कस करते हैं। अब जो प्रॉफिट्स अर्न हुए आफ्टर पेइंग टैक्स, टैक्सेस सारे पे कर दिया, एक्सपेंस सारा पे कर दिया, ठीक है, इंटरेस्ट दे दिया है लोन्स पे, जो बाहर से बोरो किए थे हम फंड्स, सारे एक्सपेंस मीट कर दिया, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा है आफ्टर पेइंग टैक्स, उस प्रॉफिट्स में ये डिसाइड करेगी कि कितना हमें शेयर होल्डर्स को पे आउट करना है, ठीक है। किस फॉर्म में पे आउट करेगी शेयर होल्डर्स को, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को पे आउट करेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट, हाउ मच विल बी रिटेन, उस प्रॉफिट्स में से कितना तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और कितना उन्हें रिटेन करना ऑर्गेनाइजेशन को। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये डिसीजन नहीं बनाता कि सारा का सारा प्रॉफिट है जो वो हमें शेयर होल्डर्स में बांट लेना, ऐसा नहीं करते। कुछ प्रॉफिट्स, कुछ अमाउंट ऐसे भी रखने होते हैं कि हमें री इन्वेस्ट करके रखने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि कई बार क्या हो जाती है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन के पास, ठीक है, कभी कभी एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, किसी प्रोडक्ट की इतनी सेल हो रही है कि हमने उसको एक्सपेंड करने का सोचा है डिफरेंट मार्केट्स में, ठीक है। तो उस केस पे क्या होता है, कौन सी अर्निंग्स काम आती है हमारी, रिटेन्ड अर्निंग्स काम आती है, या फिर ये भी हो गया, या फिर हमें कोई भी रिस्क फैक्टर दिख रहा है आगे आने वाले टाइम पे कोई भी रिस्क फैक्टर दिख रहा है, तो उस टाइम पे भी हमारी क्या हेल्प करेंगी, रिटेन्ड अर्निंग्स। इट इज बेसिकली द प्लफिंग बैक ऑफ द प्रॉफिट्स, ठीक है, अगेन री इन्वेस्ट करना, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है फाइनेंशियल डिसीजन का,
ठीक है। नाउ आफ्टर डिविडेंड डिसीजंस हम देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजंस। इनमें हम बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि जो प्रॉफिट्स है, अर्निंग्स है, वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए शेयर होल्डर्स के बीच या फिर नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो हम फर्स्ट देख लेते हैं अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। देखो बच्चों, अमाउंट ऑफ अर्निंग्स जो है वो मेजर डिटर्मिनेंट है, मेजर फैक्टर है कि जो प्रॉफिट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या फिर नहीं किया जाए। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग ही नहीं होगी या फिर प्रॉफिट्स ही नहीं होगा तो वो कैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देगा डिविडेंड को। इट्स वेरी वेरी हार्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है, सो फर्स्ट फैक्टर क्या आ जाएगा? अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ अर्निंग्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एबल टू डिसाइड हाउ मच ऑफ द डिविडेंड दे विल गिव टू शेयर होल्डर्स। ओके, नाउ कमिंग ऑन नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन बिजनेसेस होते हैं हमारे, कि मतलब होते तो काफी सारे, बट किसी बिजनेस की ऐसा होती है कि किसी बिजनेस में स्टेबल अर्निंग्स हो रही है, किसी बिजनेस की अनस्टेबल अर्निंग्स हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं जब बोर्ड में आंसर शीट में लिखेंगे कि स्टेबल अर्निंग्स के बिजनेसेस कौन कौन से हो गए, जिनके प्रोडक्ट्स हम डेली यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि टूथपेस्ट भी हम डेली यूज कर रहे हैं, सोप भी, हेयर ऑयल, ये सारी चीजें हम डेली प्रोडक्ट्स में यूज कर रहे हैं। ठीक है, डेली नेसेसिटी में यूज कर रहे हैं। तो इन जो बिजनेस की अर्निंग्स होगी वो एक स्टेबल होगी। ठीक है, एक स्टेबल अमाउंट अर्न कर रहे होंगे वो, उनकी जो फ्लक्चुएटिंग नहीं होगी अर्निंग्स कि कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर घर में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर कंपनी की अर्निंग्स स्टेबल है, उस बिजनेस की अर्निंग स्टेबल है, तो वो लाइकली उसकी ऐसी कंडीशन रहेगी कि वो पे आउट कर पाए डिविडेंड। ठीक है, वो इजीली पे आउट कर पाएगा डिविडेंड। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं अनस्टेबल अर्निंग्स की, ठीक है, जैसे दिवाली सीजनल प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं, जैसे क्रैकर्स वगैरह की बात कर लेते हैं, तो क्रैकर्स में मोस्टली या तो फेस्टिवल्स में, ठीक है, या फिर कोई ओकेजन हो गया, किसी के घर पे शादियां हो गई, तभी इस यूज होते हैं। बट उस केस में उनकी क्या हो गई, अर्निंग्स अनस्टेबल हो गई। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर इज द स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, कि कितनी हमारी अर्निंग स्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग हम शेयर होल्डर्स को पे आउट करेंगे उनका डिविडेंड। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, एक अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट तय कर लेती कि ये पर्टिकुलर अमाउंट हम डिविडेंड के फॉर्म में देंगे। ठीक है, चाहे उनका एग्जांपल से देख लेते हैं, एक बिजनेस है, उसका जो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ 10.1 करोड़ हुआ, सेकेंड ईयर में 10.3 एंड थर्ड ईयर में 9 CR। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जब फर्स्ट टू ईयर्स में देखें कि जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज के टाइम पे तो ये होना चाहिए था ना कि उसको ज्यादा प्रॉफिट्स दे दे शेयर होल्डर्स को, बट ऐसा नहीं करा। और नेक्स्ट थर्ड ईयर में देखा कि जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस फैक्टर में क्या बोला गया है कि चाहे प्रॉफिट्स बढ़े चाहे प्रॉफिट्स कम हो, कोई भी इफेक्ट नहीं आना चाहिए पेमेंट पे डिविडेंड की। एक स्टेबल अमाउंट, एक जो पर्टिकुलर अमाउंट डिविडेंड की सेट की है वही पे करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। कई बार क्या होता है, कोई बिजनेस ऐसा आ जाता है, जैसे कि हम अगर बात कर ले ब्लिंकिट, ठीक है, होम डिलीवरी करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो उसमें क्या हो गया, इनकी अभी जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत हाई जा रही है। ठीक है, ऐसे बिजनेस जिनकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हाई जा रही है, इस केस में क्या करना चाहिए, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को है वो उनको रिटेन्ड अर्निंग्स भी बना के चलनी चाहिए, मतलब कम से कम पे आउट करना चाहिए डिविडेंड शेयर होल्डर्स को। क्यों कम पे करना चाहिए, अगर देखो हमारी आगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है और हमारी जेब में कोई पैसे ही नहीं है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखी, री इन्वेस्टमेंट करके नहीं रखी, अगर हम पैसे रखेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स के तौर पे, तभी तो हम आगे चल के ग्रोथ में लगा पाएंगे, बिजनेस की एक्सपेंशन में लगा पाएंगे। ठीक है, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को भी सी करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि हमारे जो बिजनेस है उसकी आगे ग्रोथ हो पा रही है, तो उस अकॉर्डिंग
पे आउट करेगा। अगर ग्रोथ उसको दिख रही है आगे हमारे बिजनेस में, तो वो क्या करेगा, थोड़ा शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट या फिर डिविडेंड कम देगा, एज कंपेयर टू रिटेन्ड अर्निंग्स ज्यादा रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैश फ्लो पोजीशन। देखो अर्निंग्स तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की है, बट हमें क्या पे करना है, उन शेयर होल्डर्स को कैश पे करना है। हमारे पास सफिशिएंट कैश है नहीं, तो ये भी एक फैक्टर है कि हमारे पास सफिशिएंट कैश होना चाहिए इन ऑर्डर टू गिव द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। अच्छा, जो शेयर होल्डर्स हैं, ये नहीं है कि मतलब एक पर्टिकुलर एज के ही शेयर होल्ड पर्सन से अप्लाई कर सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। ओल्ड एज ग्रुप या फिर कोई भी ग्रुप मतलब शेयर होल्डर्स बन सकता है। ठीक है, बाय इन्वेस्टिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट इन द कंपनी, एक कंपनी के पर्टिकुलर शेयर्स खरीद के। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इस फैक्टर पे भी डिपेंड करेगा। मान लो कोई ओल्ड एज ग्रुप ने वो शेयर्स खरीद लिए कंपनी के, ठीक है, तो उनकी जो डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट रिटर्न्स की डिपेंडेंसी उस ऑर्गेनाइजेशन पे ही है कि उन ऑर्गेनाइजेशन से हमारा डिविडेंड आएगा और उसके बाद ही हम अपने एक्सपेंसेस मीट कर पाएंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बेसिकली क्या है, उनकी प्रेफरेंस को भी देखना पड़ता है कि शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंसेस क्या है, कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो मोस्टली तो हमारे ऊपर ही डिपेंड हो रहे हैं कि डिविडेंड आएगा तब हम अपने एक्सपेंसेस को मीट कर पाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जो डिविडेंड है पे आउट शेयर होल्डर्स को करना ही होगा। क्लियर? नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं हम, विच अफेक्ट्स द डिविडेंड डिसीजन इज टैक्सेशन पॉलिसी। ठीक है, अब इस फैक्टर में क्या होगा, इस फैक्टर में ये देखिएगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी कि जो टैक्स है डिविडेंड पे वो हायर है या फिर लोअर है। अगर टैक्स ऑन डिविडेंड हाई है तो उस कंडीशन में क्या करेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कम पे आउट करेगी टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, डिविडेंड। अगर इन केस टैक्स ऑन डिविडेंड कम है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, तो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड पे आउट करेगी टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन। जब भी इंक्रीज होगा डिविडेंड तो ये क्या होगा, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेगी, न्यू इन्वेस्टर्स को। क्लियर? तो ये एक तरह से गुड न्यूज की तरह रहेगा शेयर होल्डर्स के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 9th असेस टू कैपिटल मार्केट। ठीक है, ये फैक्टर कैसे हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करेगा। जो हमारी रेपुटेड या फिर लार्ज बिजनेस है वो क्या है, इजीली एसेस कर पाते हैं कैपिटल मार्केट में। ठीक है, इजीली उनके जो बिजनेस में है, जो आम आदमी है या फिर कोई भी पब्लिक है वो इजीली सब्सक्राइब कर देती है उनकी कैपिटल में। तो ठीक है, तो ये लोग क्या होता है, कम डिपेंड होता है रिटेन्ड अर्निंग्स पे। ठीक है, ग्रोथ के लिए कम डिपेंड है रिटेन अर्निंग्स पे। तो इस केस में क्या होगा, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उनको डिविडेंड इन जो शेयर होल्डर्स है उनको देना ही पड़ेगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर हम स्मॉल फर्म्स की बात करें, कोई नई फर्म आई है मार्केट में, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एसेस करना मार्केट में। ठीक है, तो वो क्या है, अपनी रिटेन अर्निंग्स वगैरह इन सब चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये भी फैक्टर है कि कैपिटल मार्केट में कोई भी फर्म की कैसी पोजीशन है। ठीक है, कैसी पोजीशन है, रेप्यूटेड है या फिर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन या कोई नई आई है। क्लियर? नेक्स्ट इज लीगल कॉन्स्ट्रेंट। लीगल कॉन्स्ट्रेंट में हमारा ये बोलते हैं कि सबसे पहले जो भी पेमेंट की जाएगी वो हमारे डिबेंचर्स या फिर लोन्स जो भी हमने उठाया, सबसे पहले डेट फाइनेंसिंग के थ्रू जो जितने भी हमने फंड्स उठाए हैं उनको पहले पे किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिविडेंड्स पे किए जाएंगे या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स की जाएंगी। तो ये भी एक फैक्टर है कि मतलब एक डिसीजन चॉइस बनाते हैं, जैसे कि हम डिविडेंड पे करें या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स पे करें। अरे पहले ये तो कर लें, टैक्स तो पे कर लें, उसके बाद ही तो शेयर होल्डर्स का नंबर आएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह से कंस्ट्रेंट है, मतलब हिंड्रेंस है पे आउट पे। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। हमने देखा है कि
काफ़ी जो कंपनीज हैं वो लोन उठाती हैं, बाहर से लोन के थ्रू फाइनेंसिंग कराती है, ठीक है। तो ये लोन प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, ये बेसिकली मेजर कंस्ट्रेंट हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। ये लोग मतलब हमेशा उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच आउट करते रहते हैं कि जैसे प्रॉफिट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या फिर लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये लोग क्या चाहेंगे कि पहले, सबसे पहले जो पेमेंट होगी वो हमारी हो, ठीक है। एक तरह से मतलब अगर इशू शेयर्स भी करवा रहे हैं तो इनका ये मोटिव रहेगा कि सबसे पहले जो हम पेमेंट है वो हमें मिले। तो ये भी एक तरह से हिंड्रेंस की फॉर्म में एक्ट करते हैं।